हे आहे BTV नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात चॅनल B, प्रतिबिंब जनमनाचं. नमस्कार. संवाद प्रतिवाद या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. खाकी या चित्रपटामध्ये अमिताभ बच्चन यांचा एक संवाद आहे, एक वाक्य आहे. त्यात ते असं म्हणालेले आहेत की अगर पुलिस ने चाहा तो इस शहर का किसी भी बच्चे का एक खिलौना भी कोई चुरा नहीं सकता. त्याचा आपण जर एकूणच त्याचा सारांश बघितला तर असा आहे की पोलीस यंत्रणेनं जर मनात आणलं तर कायदा सुव्यवस्थाच काय, पण सामाजिक सलोखा आणि गुन्हेगारीवरती नियंत्रण या सगळ्याच गोष्टी इतक्या प्रभावीपणे होऊ शकतील, फक्त त्यासाठी तशी इच्छाशक्ती हवी. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयी, कार्यपद्धतीविषयी बऱ्याचदा बोलत असतो, बऱ्याचदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असतं. पण मुळात त्याच्या पलीकडे जाऊन पोलिसांवरती असलेले ताणतणाव, पोलिसांवरती वाढत्या जबाबदाऱ्या याबद्दल आपण कधी बोलतच नाही. आपण केवळ टीका करतो. आता पोलीस यंत्रणेमध्ये सुद्धा जशी हाताला सारखी बोटं नसतात तशा अनेक प्रवृत्ती असतात, हे जितकं खरं आहे तितकंच या यंत्रणेमध्ये अतिशय जबाबदारीनं, अतिशय तळमळीनं काम करणारी सुद्धा लोक आहेत. गेल्या 7 महिन्यामध्ये कोल्हापूरच्या अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक पदावरती काम करणाऱ्या ज्योतिप्रिया सिंग यांच्याबद्दल आता लोकांच्या मनामध्ये आणखीन अपेक्षा वाढलेली आहे. कारण गेल्या काही महिन्यामध्ये ज्या पद्धतीनं आपल्या कामाचा त्यांनी एक प्रकारे प्रभाव दाखवलेला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला असं वाटतंय की नाही, अजून कुठेतरी पोलीस यंत्रणेमध्ये चांगलं काम करणारी सुद्धा माणसं आहेत. गेल्या काही दिवसापूर्वी ज्योतिप्रिया सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एका पथकानं कोल्हापूर शहरातल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी टवाळकी करणाऱ्या तरुणांना, मुलांना चांगलाच हिसका दाखवला होता. त्याची सर्वच प्रसार माध्यमांनी दखल घेतली होती आणि लेडी सिंघम असं म्हणून त्यांच्याबद्दल अनेक प्रसार माध्यमांनी बातम्या सुद्धा दिलेल्या होत्या. ज्योतिप्रिया सिंग यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अवैध धंदेवाल्यांसाठी एक अल्टिमेटम दिला होता, इशारा दिला होता आणि त्यांनी सांगितलं होतं की 1 महिन्याच्या आत हे सर्व अवैध धंदे बंद झाले नाहीत तर कठोर कारवाईला तयार राहा म्हणून. त्यानुसार त्यांनी कारवाई सुद्धा केली, पण त्या कारवाईमध्ये सातत्य राहणार आहे का आणि ती कारवाई पुरेशी आहे का, असे अनेक प्रश्न आहेत. या विषयावरती आज आम्ही थेट ज्योतिप्रिया सिंग मॅडम यांना आमच्या स्टुडिओत बोलवलं आहे. मी त्यांचं स्वागत करतो. मॅडम, आपका तहे दिल से स्वागत है. नमस्कार, धन्यवाद. पहिला प्रश्न मॅडम माझा हाच आहे की गेल्या 8-15 दिवसामध्ये कोल्हापुरामध्ये जो अत्यंत चर्चेचा विषय आहे, अनेक प्रसार माध्यमांनी त्याबद्दल वेगवेगळ्या बातम्या दाखवल्या आणि तुम्हाला एक वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवलेलं आहे आणि तुम्ही ते काम खूप चांगलं केलं आहे. ते म्हणजे कोल्हापुरातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये जाऊन, साध्या वेशामध्ये जाऊन तुम्ही तिथं जे काही टवाळक्या करणारे किंवा रोड रोमिओ असतील, सडक सखियारी असतील, त्यांना एक प्रकारे वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. मुळात ही अशा पद्धतीची कारवाई करावी असं का वाटलं? म्हणजे तुमच्याकडे तशा काही तक्रारी आलेल्या होत्या, कुणी वरून आदेश दिलेला होता, की तुमच्या समोर एखादी घटना घडली की तुम्हाला वाटलं की इथं मुलींची असुरक्षितता आहे म्हणून आता आपण काही कारवाई केली पाहिजे? नेमकं कारण काय? जनवरी में जब मैंने ज्वाइन किया था तब एक वर्कशॉप ली गई थी जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को बुलाया गया था. उनका मत जो था, उनका ये कहना था कि हर जगह छेड़खानी चालू है, कॉलेज परिसर के अंदर, कॉलेज परिसर के बाहर, मार्केट प्लेसेस में कुछ टीचर्स ने खुद फेस किया है ईव टीजिंग. तो ऐसा ये वर्कशॉप जनवरी में लिया गया था. उसके बाद एक लेखी आदेश मैंने दिया था प्रत्येक पुलिस स्टेशन को अपनी अपनी हद्दी में ये कार्रवाई करने को. जो कुछ दिन पहले ये ड्राइव ली गई, वो सिर्फ जो लेखी आदेश था उसका कंप्लायंस ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने ये ड्राइव ली गई थी. अच्छा, आप उसे ड्राइव बोलते हैं? रेड जो, अच्छा, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है उसको ड्राइव भी बोलते हैं. तो दैट इनिशिएटिव वाज टेकन जस्ट टू क्रॉस चेक. उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो मेरा लेखी आदेश है उसका पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्योंकि एक बार आपने आदेश दिया पर अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा समाज को. तो लेकिन आपको जवाब क्या मिला? आपने जो आदेश दिया था उसकी अमलबजावनी ये जो बाकी के सब पुलिस स्टेशन है वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अमलबजावनी हो रही थी, पर इसको और रीइंफोर्स
और ज्यादा समाधान कारक करने के लिए ये रेड की गई थी। मला नाही वाटत मॅडम तुम्ही कारवाई करण्यापूर्वी कुठल्याही पोलीस स्टेशनना अशा पद्धतीची कारवाई केलेली आहे? देखिए, सब लोग वर्दी में जा रहे थे, ये थोड़ा सा चेंज्ड कार्रवाई थी जिसमें सब लोग सादे गणवेश में गए। वर्दी में आप जाएंगे तो वहां पे कोई भी ईव टीजिंग आपको नहीं मिलेगी, देख के भाग जाते हैं वर्दीधारी लोगों को। लेकिन हम लोग सादे गणवेश में गए, मैं और डीएसपी माने खुद जाके एज कॉमन गर्ल खड़े रहे, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमारी लेडी कांस्टेबल्स जो थी उनको एज डिकॉय भेजा गया था। तो कुछ लड़के बाइक पे उनको कमेंट करके जा रहे थे। माय गॉड। तो वो जब चालू था उसके बाद वो एक्शन लिया गया ईव टीजिंग रेड का, जिससे कि किसी के ऊपर इनजस्टिस ना हो। अच्छा। तो आदेश और ऐसी कोई बात नहीं है, ये चार्टर बेसिक चार्टर ऑफ ड्यूटीज में रहता है। इसको प्रोएक्टिव या प्रिव्हेंटिव पुलिसिंग कहते हैं। अच्छा, पण आता जी तुम्ही कारवाई केली त्यामुळे महाविद्यालयातील मुलींमध्ये विशेषतः समाधानाची भावना आहे, एक सुरक्षेचं फिलिंग आहे, पण अशा पद्धतीच्या कारवाईमध्ये सातत्य राहणार का? ये कार्रवाई चालू रहेगी, और इसमें जो सरप्राइज एलिमेंट था जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहेगा। किस स्पॉट पे पुलिस अचानक पहुंचेगी किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तभी वो कार्रवाई इफेक्टिव होती है। अगर पता चल गया तो वहां पे जितने भी ईव टीजर्स हैं वो सतर्क हो जाएंगे। जी जी। एंड अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम मोलेस्टेशन केसेस रेप में कन्वर्ट हुए हैं। जी जी। तो इसलिए अगर हम लोग छेड़खानी रोकते हैं तो भविष्य का शायद एक बलात्कार या मोलेस्टेशन केस रुकता है, मेरा ये मानना है। तो ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग जो रेड हुई है ये ज़रूरी भी है लेना बीच बीच में, पर इसमें सरप्राइज एलिमेंट उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात आहे। पण मॅडम आता तुम्ही ज्या पद्धतीनं शहरांमधल्या कॉलेजेसमध्ये अशा पद्धतीची कारवाई केली, जिथे छेडछाडी होती आहे त्यांना एक प्रकारे जरब बसवलीत, आता अनेक ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीची कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा होती आहे, तशी मागणी होती आहे। म्हणजे आमच्या ऑफिसमध्ये काही लोकांनी तशी पत्र सुद्धा पाठवलेली आहेत। तर ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा तुम्ही आता तुमचा मोर्चा वळवणार का? शहर और ग्रामीण दोनों जगह से एप्लीकेशंस आई हुई हैं ऑफिस में, निनावी रहती हैं अर्जें। तो हॉटस्पॉट्स हम लोग ने निकाले हैं। अच्छा। जहाँ हॉटस्पॉट्स इस तरह से हैं कि जहाँ पे छेड़खानी के ठिकान है, जहाँ पे ये रोड रोमियोज बैठते हैं, किसी की भी बाइक पे जाके बैठते हैं, उस दुकानदार को भी तकलीफ रहती है, उस दुकानदार को भी त्रास रहता है कि उनकी बाइक का वापर हो रहा है, हुल्लड़बाजी चालू है। तो वो हॉटस्पॉट्स निकाले। पहली कार्रवाई शहर में हुई है, अब ग्रामीण भाग की तरफ भी हम लोग चलेंगे। अच्छा जी। म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलींना सुद्धा एक प्रकारे आता दिलासा मिळेल किंवा महाविद्यालयाच्या प्रशासनाला पण दिलासा मिळेल? नक्की कारवाई होणार, फक्त माझी एक विनंती आहे जी जितने भी व्यूअर्स हैं कि एटलीस्ट एक एप्लीकेशन भेज दीजिए जिससे हम लोग की और मदद हो सके। भले ही वो निनावी अर्ज हो कि कहाँ कहाँ पे चालू है, वो स्पॉट्स निकालने में हम लोग को और मदद होगी। अच्छा मॅडम, ज्या वेळेला तुम्ही चार्ज घेतला त्याच दिवशी तुम्ही पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं होतं, जाहीरपणे सांगितलं होतं की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जे काही 2 नंबरचे धंदे सुरू असतील, अवैध व्यवसाय सुरू असतील, त्या सगळ्यांना तुम्ही एक प्रकारे इशारा दिला होता। त्यानंतर तुम्ही एक स्पेशल पथक तयार केलं, त्या पथकानं काही अंशी प्रमाणात चांगली कारवाई केली, पण तरी सुद्धा आता आपण असं म्हणू शकत नाही की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सर्व अवैध धंदे बंद आहेत। मुळात आता हे पथक आहे कुठं? स्पेशल स्क्वॉड आता मी डिसबँड केले आहे, आता स्पेशल स्क्वॉड आहे नहीं, पर जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं वही सरप्राइज एलिमेंट फॉलो कर रही हूँ। 5-6 जितने भी प्लेटून के लोग हैं उनको निकाल के कहीं पे भी भेजना है। वो मेरे पास हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ अवैध धंधे भी चालू हैं। अभी 2 दिन पहले इच्छलकरंजी और हुपरी में मैंने 11 मटके की रेड करवाई है, लेकिन पथक का ट्रेसिंग ना पता चले, इसलिए अभी डिफरेंट स्टाइल से इलीगल एक्टिविटीज पे रेड चालू करी है मैंने, और काम आगे भी चालू रहेगा। और जैसे कि ईव टीजिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर हर तरह से लोग मुझे मदद करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे कि कहाँ कहाँ चालू है, तो हम लोग कार्रवाई और आसानी से कर सकते हैं। पण मॅडम, अनेक प्रसार माध्यमांनी म्हणजे बी न्यूजच नव्हे, अनेक प्रिंट मीडियानं सुद्धा कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी सुरू असलेले मटक्याचे अड्डे किंवा दारूच्या भट्ट्या याबद्दल फोटो सकट बातम्या दिलेल्या आहेत। मग जे कॅमेराला दिसतं ते पोलीस यंत्रणेला दिसत नाही का? जहां आप लोग का कैमरा पहुंचा है वहां मेरा पथक भी पहुंचा है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। पण मग आज जी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती आहे ही अंडर कंट्रोल आहे असं तुम्हाला म्हणायचंय? 2 नंबरच्या धंद्याबद्दल मी बोलतोय। जी, कोई भी जिला अंडर कंट्रोल, सख्त अनुपालन आदेशों का अगर होता है तो ही आ सकता है, और हर कोई वही प्रयत्न कर रहा है कि जिला पुलिस कैसे कोल्हापुर जिले को और इम्प्रोवाइज कर सके। तो चालू है कार्रवाई और धीरे धीरे सब कंट्रोल में आ भी जाएगा।
एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न जो अनेकांच्या मनातला प्रश्न आहे की तुम्ही अशा पद्धतीनं अवैध धंदे करणाऱ्यांच्या विरुद्ध ठोस ॲक्शन घेण्याचा प्रयत्न केला, महाविद्यालय परिसरामध्ये छेडछाड करणाऱ्यांविरुद्ध ॲक्शन घ्यायचा प्रयत्न केलात. या सगळ्यामध्ये तुमच्यावरती पॉलिटिकल प्रेशर किंवा राजकीय हस्तक्षेप कधी होत नाही का? आणि मग म्हणून त्याचा परिणाम म्हणून मग ते पथक किंवा तो स्क्वॉड तुम्हाला बरखास्त करायला लागला का? नहीं, ऐसा कोई भी राजकीय दबाव नहीं आया है मुझ पे. और असं कोणी कबूल करणार नाही, पण अशी काही नहीं, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, ऐसा कोई दबाव नहीं आया. पर पथक के जो हेड है उसका जनरल ट्रांसफर में बदली हो गई थी, तो नवीन पथक बनाने के बजाय मैंने सरप्राइज एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया है कि किन्हीं भी 8-10 लोगों को निकाल के जहाँ पे खबर आती वहाँ भेज देते हैं. अच्छा. पथक एज सच मेरे अंडर नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है 8-10 लोगों को वहाँ पे मैं भेज देती हूँ. पर जो स्पेशल स्क्वॉड है उसकी अभी हटा दी गई है मुहिम. पण मॅडम, गेल्या जर काही वर्षांचा आपण इतिहास बघितला तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील क्राईम रेट वाढत गेलेला आहे. मग हे पोलिसांचं अपयश म्हणायचं की सोशल फेल्युअर म्हणायचं, म्हणजे आपण सामाजिक अधपतन म्हणतो ते? देखिए, कारण क्राईम तर कंट्रोल होत नाही, दिवसेंदिवस खून असेल, मारामाऱ्या असेल, आणि आता खून करण्याची पद्धत पण पूर्वी तलवारीनं जर कोल्हापूर होती तर आता गोळीबारीपर्यंत आलेली आहे. तर हे सगळे जे आहेत ह्याच्यामध्ये कुठेतरी पोलिसांचा धाक कमी होतोय असं वारंवार बोललं जातं. मेरा ये मानना, अगर सामाजिक एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, और उसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, तो एक संस्था पे आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं. सिर्फ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप एक जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये अगर बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने पूछा क्राइम बढ़ रहा है, म्हणून हे सामाजिक अधपतन पण आहे का? क्राइम बढ़ रहा है, उसके कई सारे रीजंस और भी है. इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, और लोगों के मानसिकता बदल रही है. जैसे कहते हैं इजी गेन, इजी मनी के पीछे लोग जा रहे हैं. इजी गेन क्या है? किसी का मर्डर कर दिया, उसमें इजी आपको मनी मिल गया. सुपारी किलिंग्स हैं, 3-4 हज़ार के पीछे मर्डर हो रहे हैं. तो ये मानसिकता जो बदल रही है, लालच जो बढ़ रहा है, जो ग्रीड बढ़ रहा है समाज में. क्योंकि आप जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला है कि सबके ग्रीड सेटिस्फाई नहीं हो सकते, सिर्फ नीड सेटिस्फाई हो सकते हैं. तो अगर सिर्फ पुलिस यंत्रणा पे सब डाला तो वो चीज मैं कहूँगी इनजस्टिस होगा टू पुलिस विंग. क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हाउस ब्रेकिंग होती है, अगर हम लोग ने इतने मैसेजेस पुलिस स्टेशन जुरिसडिक्शन में बोल रहे हैं कि कोई छुट्टी पे जा रहा है, जस्ट इन्फॉर्म करना है लोकल पुलिस स्टेशन पे कि छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग लगा सके, एक्स्ट्रा बीट मार्शल एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा सके, कुलूप लगा हुआ है घर पे. लेकिन लोग भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से परेशानी है. क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग ये है कि जहां आप पुलिस की मदद कर रहे हैं, हम लोग लोगों की मदद कर रहे हैं. ऐसे करके कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जो आम नागरिक है वो पुलिसमैन है सादे गणवेश में, और जो वर्दीधारी है जैसे कि पुलिसमैन जो है वो आम नागरिक है यूनिफॉर्म में. तो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट अभी इसको रिवाइव करने की गरज है. अच्छा. लोगों का जो सहभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है. और पण लोकांचा पोलिसांकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला असं वाटत नाही का? म्हणजे पोलीस स्टेशनची पायरी चढणं हेच आयुष्यामध्ये प्रचंड मोठं एक आपल्याला शिक्षा मिळेल असं वाटतं. याचं कारण पोलिसांची जी एक इमेज तयार झाली आहे की पोलीस खात्यामध्ये वाढलेलं करप्शन, पोलीस खात्यामध्ये ब्राईब घेण्याची जी काही एक मानसिकता वाढत चाललेली आहे ती, यामुळे पोलिसांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलल्यामुळे लोक स्वतःहून पोलिसांना अप्रोच व्हायला घाबरतात किंवा कचरतात. या सगळ्या सिस्टमला बदलण्यासाठी तुम्ही काय सुचवू शकाल? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि करप्शन 1 वे प्रोसेस नहीं है, करप्शन 2 वे प्रोसेस है. जहाँ डिमांड है वहीं सप्लाई भी है. आदमी, अगर आप देखो, पहले जब ट्रेन टिकट लाइन पे लग के करना होता था तो कोई जल्दी लाइन में लगना नहीं चाहता है, उसको ब्लैक में जल्दी करवाना है. तो लोगों के पर जवाबदारी है कि काम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन काम अगर बिना पैसे के अगर आपका हो रहा है तो आप क्यों नहीं करा के लेते हैं. लेकिन लोगों को भी जल्दी कराना होता है. और दूसरा एक मत है कि काम बिना पैसे के हो ही नहीं रहा है. तो ये एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ है? जहाँ डिमांड है वहीं सप्लाई प्रोसेस है. तो लोग भी जवाबदार है जो कि घूस देते हैं. इतने सारी एंटी करप्शन लेकिन पुलिस से डिमांड क्यों बढ़ जा रही है फिर? नहीं, डिमांड नहीं बढ़ रही. मैं कह रही हूँ एंटी करप्शन की जो रेट्स है सारे डिपार्टमेंट्स पे होती है. इट्स नॉट ओनली पुलिस के जहाँ पे हो रहा है, सब सारे डिपार्टमेंट्स पे हो रहा है. तो मेरा ये कहना है कि मानसिकता ये बदलनी पड़ेगी कि अतः ब्राइब देनार पर नहीं आणि घेनार पर नहीं, ऐसा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि लाच ना लाच देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए. लेकिन अगर आप 1 वे प्रोसेस ही लोगे और पुलिस को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहोगे तो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि इट विल बी इनजस्टिस टू ओनली वन साइड.
एक मॅडम, साइड याचं को कारण असं रिस्पॉन्सिबल नहीं कर आहे की सकते। सर्वसामान्य माणूस पोलीस स्टेशनमध्ये यायला, पोलिसांशी बोलायला घाबरतो, आणि दुसरी बाजू अशी आहे की 2 नंबर धंदेवाले मात्र बिनधास्तपणे रुबाबामध्ये पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर फिरताना या कोल्हापुरामध्ये पाहिलेले आहेत. म्हणजे पोलिसांचे 2 नंबर धंदेवाल्यांशी लागेबंधे हा पुन्हा एक स्वतंत्र वेगळा विषय आहे डिस्कशनचा. मग याला कुठेतरी पोलीस यंत्रणेतलेच काही लोक जबाबदार आहेत का नाही? मी पुन्हा मगाशी सुरुवातीला म्हटलं असं की वृत्ती तितक्या प्रवृत्ती असतात. अशा अपप्रवृत्ती प्रत्येक खात्यामध्ये, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहेत. परंतु पोलिसांविषयी जी काही इमेज तयार झालेली आहे ती इमेज बदलण्यासाठी नो डाऊट तुम्ही प्रयत्न करताय, अतिशय प्रामाणिकपणे तळमळीने प्रयत्न करताय, पण तुमच्यासारखे अधिकारी कमी होत चाललेले आहेत ही सर्वसामान्य माणसाची खंत आहे. एनिवे, मी आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतो. मॅडम, एकीकडे तुम्ही मगाशी अतिशय चांगला आणि महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे की दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत चाललेली आहे. पूर्वी राजकीय पक्ष किती होते आणि आत्ता किती आहे, पूर्वी आंदोलनं किती व्हायची आणि आत्ता किती होत आहेत. त्यामुळे आंदोलनाला पोलिसांचा बंदोबस्त, मग तो आंदोलन म्हणजे कुठला मोर्चा असेल, कुठलं उपोषण असेल, कुठलं धरणं आंदोलन असेल, कुठली निदर्शन असतील, पण पोलीस बंदोबस्त पाहिजे. व्हीआयपींच्या दौऱ्याच्या वेळेला पोलीस बंदोबस्त पाहिजे. कुठल्याही सण उत्सवाच्या वेळेला पोलीस बंदोबस्त पाहिजे. या सगळ्या बंदोबस्ताचाच अतिरिक्त ताण पोलीस यंत्रणेवर पडून जे मूळ काम आहे तुमचं, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं आणि गुन्हेगारीची उकल करण्याचं, त्या कामावरती परिणाम होतोय असं वाटतं का? मग ये बात सही है कि बंदोबस्त पुलिसिंग जो रह गई है उससे इन्वेस्टिगेशन का काम सफ़र होता है, तपास का काम जो क्राइम कंट्रोल है, लेकिन उसका भी वाटअप हो सकता है. अभी हम लोगों ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, क्योंकि कन्विक्शन का जो रेट है वो कम चल रहा है, बहुत ही कम है. अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी आज ही देखा इंटरनेट पे, तो पूरे भारत में 5% कन्विक्शन रेट है. तो मेरा अगला सवाल वही था जो आपने अभी मुद्दा उठाया. हे जे कन्व्हिक्शनचं रेट म्हणजे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण जे आहे हे इतकं कमी आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये गुन्हेगार हुशार झालेत, कायदा आपला कमकुवत झालेला आहे, वकील अधिक शहाणे झालेले आहेत, की पोलीस यंत्रणा ढिसाळ बनलेली आहे? सबसे पहली बात मैं बताऊंगी कि जो जस्टिस है, जस्टिस टू विक्टिम, वो मेन एम ऑफ पुलिसिंग है इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन. उसके लिए आपको प्रॉपर सखोल तपास करना जरूरी है, पुरावा गोड़ा करना जरूरी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड देन चार्ज शीटिंग ऑफ द क्राइम. इसके बाद ट्रायल आता है. ट्रायल का रोल जुडिशरी पे जाता है, न्याय प्रणाली पे. प्रोसिक्यूशन का रोल है ब्रीफिंग ऑफ विटनेसेस में, एंड केस कैसे पुटअप करते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन का रोल है. 3 संस्थाएं इन्वॉल्व हैं. ट्रायल डिले होता है, इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है इन द कोर्ट्स, तो विक्टिम को ऐसा लगता है 1.5-2 साल ऐसे ही निकल गया. आप चाहे एक रेप का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 2 साल तक वो ट्रायल पे चल रहा है, 2 साल तक उस विक्टिम को डबल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, वो ट्रॉमा फेस कर रही है कि अभी तक जस्टिस नहीं मिला है. कन्विक्शन का प्रोसेस है कि एक्विटल का है, पता नहीं, बिकॉज ट्रायल का प्रोसेस ऑन है. तो विक्टिम को कोई निरोप नहीं मिल रहा है तब तक. इसलिए मेरा मानना है कि सारी एजेंसीज को पुल अप होना चाहिए टू गिव जस्टिस टू विक्टिम. पुलिस का जो काम है दैट इज प्रॉपर FIR, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, जिससे कि चार्जशीट ऐसी की जाए कि वो स्ट्रॉन्ग केस बने. देन प्रोसिक्यूशन का काम है प्रॉपर ब्रीफिंग ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल, एंड केस को प्रॉपरली पुट अप किया जाए जिससे कोर्ट अप्रिशिएट करे सारे एविडेंसेस, एंड फाइनली पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड. एक्झॅक्टली मॅडम, पण त्याच्यामधली जी पहिली स्टेप आहे ती पोलिसांची जबाबदारी आहे. तुम्ही अतिशय चांगला शब्द वापरलात की सखोल तपास केला पाहिजे, पण तिथंच तर घोडा अडतं. म्हणजे गेल्याच आठवड्यामध्ये कोल्हापुरातील करवीर पोलीस ठाण्यानं एक दरोडेखोरांची टोळी पकडली असं प्रसारमाध्यमांना उशिरा सांगितलं, पण त्या सगळ्या चोरांना इमिजिएटली न्यायालयीन कोठडी मिळाली. म्हणजे मग त्यामध्ये पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयी शंका निर्माण होते. आणि हा जो प्रकार म्हणजे पुन्हा मुद्दा तिथं होतो की व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती, त्यामुळे एखादा केसचा तपास करत असताना त्यामध्ये पॉलिटिकल इंटरफेरन्स, त्याच्यामध्ये काही आमिष, त्याच्यामध्ये काही डिमांड अशी जेव्हा वाढती तेव्हा त्या पोलीस यंत्रणेच्या सगळ्या इमेज बद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं, असं वाटत नाही का तुम्हाला? डेफिनेटली अगर कन्विक्शन रेट कम है तो वो पुलिस की यंत्रणा पे क्वेश्चन मार्क रहता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है. लेकिन इसके लिए भी पैरवी ऑफिसर्स हम लोगों ने अपॉइंट करे हैं जो कि केस को फॉलो अप करते हैं टिल दी लास्ट एंड. पैरवी ऑफिसर्स, ये नया सिस्टम अभी चालू किया है. प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पैरवी ऑफिसर का काम वही रहता है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है. एक एक केस बाय केस उसका फॉलो अप लेने का काम पैरवी ऑफिसर्स को दिया गया है. दूसरा है FIR अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके लिए फेलिसिटेशन सेंटर्स चालू किए गए कि जब कोई विक्टिम या कंप्लेनेंट आता है उसको सबसे पहले थोड़ा सा स्मूथ एक बिहेवियर मिले
चांगला वर्तन, वागड़ुकी जो पुलिस ऑफिसर से अपेक्षित रहता है वो मिले। तो फर्स्ट काउंटर हम लोगों ने स्वागत कक्ष करके लिखा गया है। अच्छा। कि विक्टिम आके थोड़ा सा पैसिफाई हो, उसके बाद आराम से जिससे वो अपना रिलैक्स होकर रजिस्टर करवाए। देन कम्स द रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस डिस्कशन विद प्रोसिक्यूशन बिफोर चार्जशीटिंग ऑल्सो हम लोग के लॉ ऑफिसर्स रहते हैं। तो अगर उसमें कुछ कमी बेशी रह गई है इन इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूर्तता करने का काम आयोग को दे रखा है आफ्टर डिस्कशन विद लॉ ऑफिसर कि ये पॉइंट्स कम रह गए हैं बिफोर चार्जशीटिंग, वो हम लोग कंप्लीट करके भेजते हैं। अच्छा। और सेशन कमिटल जितने भी केसेस हैं जैसे कि डिकॉइटी है, रेप है, मर्डर, उसकी स्क्रूटनी के लिए एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वहाँ आता है। स्क्रूटनी होने के बाद जो भी पॉइंट्स कम पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन वो दोबारा भेजा जाता है। डेफिनेटली आप कह रहे हो कि पुलिस कस्टडी की बजाय मैजिस्ट्रेट कस्टडी में चले जाते हैं वो क्वेश्चन में आके, वो भी डिकॉइटी जैसे केस में। तो इन केसेस में अगर डिफॉल्ट सामने आता है तो हम लोग उचित कार्रवाई जो डिफॉल्टर आयोग है उस पर कर सकते हैं। मी आता मूळ एका दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतो, कारण गेल्या काही दिवसामध्ये महाराष्ट्रात, देशात ज्या पद्धतीनं महिलांवरचे अत्याचार वाढत चाललेले आहेत, रेपचे प्रमाण ज्या पद्धतीने वाढत चाललेलं आहे किंवा प्रकार जे वारंवार समोर येत आहेत, या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती तुम्ही आता ज्या पद्धतीनं कारवाई केलीत कॉलेजेसमध्ये जाऊन की मुलींना कुठेतरी एक सेफ फिलिंग यावं म्हणून, पण अशा वेळेला एखाद्या महिलेला जर काही तक्रार करायची असेल तर त्या तुमच्याशी थेट येऊन भेटू शकतात का? कुठलीही त्यांच्या काही तक्रार असेल, एखाद्या मुलीची असेल, एखाद्या महिलेची असेल, तर त्या तुमच्यापर्यंत थेट येऊन भेटू शकतात का? बट आज मैं आज ऑफिस ला कई अपना लेडीज आली होती, उन्होंने मुझे राखी बांधी कि आपने इतनी अच्छी कार्रवाई करी और आगे भी ऐसे करते रहिए और हमारे संरक्षक के लिए आप है। तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा ऑफिस और मेरा नंबर काफ़ी पब्लिक हो रखा है, बहुत सारे कॉल्स भी आते रहते हैं और बहुत सारे विजिटर्स आते रहते हैं, उन्हीं से बातचीत करके ये कार्रवाई ऐसे चालू करी है मैंने। जे तुमसे अनेक खबरें आहेत तर जी, तो मेरा ऑफिस भी खुला है, मेरा फ़ोन नंबर भी खुला है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोग दे सकते हैं पब्लिक। मैं तो हमेशा पब्लिक से यही विनती करती हूँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी। गेल्या 7 महिन्याच्या कालावधीमुळे आपल्या कामाच्या पद्धतीनं एक वेगळा ठसा उमटवलेल्या कोल्हापूरच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांना अजूनही काही प्रश्न विचारायचे आहेत, अजूनही काही त्यांच्याकडून माहिती घ्यायची आहे, पण त्यापूर्वी एक छोटासा ब्रेक, पाहत राहा संवाद प्रतिवाद। पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा कोल्हापुरातील पहिला 11 मजली प्रकल्प वंडर 11, मजबूत आलिशान घर, सुंदर आयुष्यात भर। 7व्या मजल्यापर्यंत रेडी पोझिशन, 8व्या मजल्यापासून बुकिंग सुरू। संपर्क पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, फोन 94 220 43 745 268 8303। पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा पन्हाळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरातील तयार भव्य गृह प्रकल्प, वास्तव्याचा सुखद अनुभव घ्या। पूजा ग्रीनलँड्सच्या टुमदार बंगल्यात मोजकेच बंगले शिल्लक, प्रत्यक्ष पाहून बुक करा। पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, संपर्क 94 22 51 39 55। स्टाईल, फॅशन, कम्फर्ट, फील, ब्लू मॅन, पुरुषांचे व्यक्तिमत्व खुलवणारे, रुबाबदार बनवणारे प्युअर कॉटनचे, प्लेन, चेक्स आणि लाइनिंगचे एकापेक्षा एक आकर्षक शर्ट्स। ब्लू मॅन 100% एक्सपोर्ट होणारे दर्जेदार इटालियन फॅब्रिक, मजबूत स्टिचिंग, परफेक्ट फिटिंग, यामुळेच ब्लू मॅन शर्ट्स बनतात तुमच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख। ब्लू मॅन शर्ट्सचे फॅक्टरी आउटलेट असलेले राजारामपुरी 3ऱ्या गल्लीतील श्री महावीर गारमेंट्स सादर करत आहे ब्रँड प्रमोशन ऑफर। 1 शर्ट खरेदीवर 1 शर्ट फ्री मिळवा, 2 शर्ट खरेदीवर 3 शर्ट फ्री मिळवा आणि 3 शर्ट खरेदीवर तब्बल 5 शर्ट मिळतील फ्री। अशी संधी नेहमी येत नाही। आजच राजारामपुरी 3ऱ्या गल्लीतील महावीर गारमेंट्सच्या शोरूमला किंवा पुणे बेंगलोर हायवे उजळाईवाडी येथील ब्लू मॅन फॅक्टरीला भेट द्या। ब्लू मॅन, द नेम फॉर ट्रस्ट, क्वालिटी, स्टाईल अँड एलिगन्स। कोल्हापुरात आल्यावर आधी दर्शन श्री महालक्ष्मीचं आणि मग वळायचं अर्थातच अन्नपूर्णाकडे। महालक्ष्मी मंदिरापासून अगदी 2च पावलावर असलेलं हॉटेल अन्नपूर्णा। हॉटेल अन्नपूर्णा, जिथं शुद्ध, सात्विक आणि स्वादिष्ट साऊथ इंडियन अल्पोपहार अगदी सकाळी 7 वाजल्यापासून तर मिळतोच, शिवाय भोजनासाठी पंजाबी डिशेस सह अप्रतिम महाराष्ट्रीयन थाळी सुद्धा। प्रसन्न इंटिरियर सह प्रशस्त एसी डायनिंग हॉल, स्वच्छता आणि टापटीप नजरेत भरणारी, विनम्र सेवा देणारा स्टाफ आणि तृप्त करणारे शाकाहारी स्नॅक्स आणि भोजन। अन्नपूर्णा म्हणजे पोटपूजा करण्याचे सर्वोत्कृष्ट दालन। मित्रपरिवारासह शुद्ध शाकाहारी जेवणाचा आनंद लुटण्यासाठी हॉटेल अन्नपूर्णा। कोल्हापुरात आल्यावर श्री महालक्ष्मीचं दर्शन घ्यावं, जवळच्याच हॉटेल अन्नपूर्णाला भेट देऊन तृप्त व्हावं। हॉटेल अन्नपूर्णा,
भवानी मंडप जवळ अजब पुस्तकालया शेजारी भाऊसिंगी रोड कोल्हापूर. घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या आवडीचं असं खास घर आधुनिक आणि चार्मिंग बनवण्यासाठी चाम्स होम्स द फर्निशिंग हब. चाम्स होम्स मधील प्रत्येक कर्टन्स आणि फर्निशिंगच्या फॅब्रिक खरेदीवर मिळवा चक्क 25% फ्लॅट डिस्काउंट. डोर मॅट्स पासून वॉलपेपर्स पर्यंत जबरदस्त पर्याय. फर्निशिंग पासून कर्टन्स पर्यंत आकर्षक व्हरायटीज. बेडशीट्स, क्विल्ट्स, कुशन, मॅट्रेसेस, डोर कर्टन्स, विंडो कर्टन्स, डोर मॅट्स, कार्पेट्स, पिलोज, ब्लाइंड्स, सोफा कव्हर्स, कुशन कव्हर्स, ब्लँकेट्स आणि टॉवेल्स मध्ये एक्सक्लुझिव्ह व्हरायटीज फक्त चाम्स होम्स मध्येच. चला तर मग आजच आपल्या घराचा कायापालट करूयात आणि आपलं घर आलिशान बनवूयात. स्लीपवेल, डी डेकोर, सियाराम यासारख्या नामवंत कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते चाम्स होम्स द फर्निशिंग हब, मोघे कॉम्प्लेक्स, शाहूपुरी 3री गल्ली, कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 99 600 79 690. पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा कोल्हापुरातील पहिला 11 मजली प्रकल्प वंडर 11. मजबूत आलिशान घर, सुंदर आयुष्यात भर. 7व्या मजल्यापर्यंत रेडी पोझिशन. 8व्या मजल्यापासून बुकिंग सुरू. संपर्क पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. फोन 94 220 43 745 268 83 03. पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा पन्हाळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरातील तयार भव्य गृहप्रकल्प वास्तव्याचा सुखद अनुभव घ्या. पूजा ग्रीनलँड्सच्या टुमदार बंगल्यात मोजकेच बंगले शिल्लक. प्रत्यक्ष पाहून बुक करा. पूजा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. संपर्क 94 22 51 39 55. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. संवाद प्रतिवाद मध्ये आज आपण बोलत आहोत कोल्हापूरच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांच्याशी. मॅडम, तुमच्याविषयी लोकांच्या मनामध्ये खूप कुतूहल आहे, उत्सुकता आहे. 7 महिन्यापूर्वी तुम्ही कोल्हापूरचा चार्ज घेतलात. खरं तर आजपर्यंत कोल्हापूरचा इतिहास असा आहे की एखादा नवीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जेव्हा इथे येतो आणि ते जेव्हा चार्ज घेतात तेव्हा ते वेगवेगळ्या घोषणा करतात. आम्ही हे करणार, ते करणार, हे चालू देणार नाही, ते करू देणार नाही, अशा घोषणा होतात. आणि मग 6 महिन्यानंतर, 8 महिन्यानंतर, वर्षभरानंतर हळूहळू त्या घोषणा सगळ्या विरून जातात. म्हणजे त्याच्यातून काही वेळा असं पण बोललं जातं की त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे लक्ष वेधून घेतलं, स्वतःचे काही मार्ग तयार करून घेतले आणि मग नंतर सोयीस्कर सगळ्या घोषणा विरून जातात. तुम्ही त्याला अपवाद ठरणार का? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कोल्हापुर से पहले मेरी पोस्टिंग अहमदनगर में थी. मैं वहाँ पे 2.5 साल के लिए थी. तो अगर किसी को शंका भी है तो वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकता है. अच्छा. ऐसा एक सवाल उन्होंने भी वहाँ पे पूछा था मुझसे 4-5 महीने बाद मेरे काम के बाद, पर 2.5 साल तक वो फिर दोबारा नहीं पूछ पाए. अभी आपने 3 मुझे लेवल दिए, 6 महीने, 8 महीने और 1 साल. 6 महीने तो मैंने क्रॉस कर लिया था, 7वां महीना चालू है और 8th मंथ वी आर एंटरिंग सितंबर में. तो इस पे कोई मुझे ये नहीं कहना है कि कई सारे रास्ते तैयार करने के लिए करा जाता है. नाही, हा मॅडम त्या केवळ अधिकाऱ्यांबद्दल किंवा तुमच्याबद्दलचा प्रश्न नसतो की त्या सिस्टीमला ते मान्य होत नाही मते की अशा पद्धतीनं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहन करणं किंवा त्यांना सामावून घेणं हे बाकीच्या यंत्रणेला किंवा राजकीय नेतृत्वाला सुद्धा काही वेळा ते सहन होत नाही आणि मग त्यांचे हळूहळू पाय कापले जातात, अधिकार कमी करून घेतले जातात. असं काही झालं तर तुम्हाला असं कधी ह्याच्यापूर्वी अनुभव आलाय का? किंवा नहीं, ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है क्योंकि आईपीएस ऑफिसर्स का अगर ऐसे पैर काट रहे हैं जैसे आप बोल रहे हो, ऐसा तो कभी मैंने फेस नहीं किया है. और कई सारे रास्ते मुझे तैयार करने की जरूरत भी नहीं. मेरा सिर्फ एक रास्ता जाता है जो कि लोगों से कनेक्ट करता है मुझे, और उन्हीं के लिए ये पीपल फ्रेंडली सर्विस है, पब्लिक सर्विस है. तो मेरा यही कहना है कि जब तक लोग खुश हैं तब तक मेरा काम सही है और उन्हीं के लिए मैं काम कर रही हूँ. इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता मैं चुनूंगी जो कि ऑनेस्टी का होगा एंड विल बी फॉर द पीपल ओनली. मग त्यामुळे तुम्हाला ज्या प्रसार माध्यमांनी लेडी सिंघम म्हणून तुम्हाला प्रमोट केलाय, तुम्हाला स्वतःला ही उपाधी आवडलेली आहे का? नहीं, देखिए जो उपाधि है, जो टाइटल्स हैं जी, ये तो लोगों की भावनाएं हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है. अब उनको जो भी नाम से पुकारना वो उनको अच्छा लगता है, बट मेरा यही मानना है कि जब तक अच्छा काम चालू है तब तक कोई भी नाम दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्या बात है. आता पुन्हा एकदा वेगळ्या सिरियस विषयाकडे जातो की जे आपण गेल्या काही दिवसामध्ये सगळ्या नॅशनल लेवलला, स्टेट लेवलला महिलांवरचे अत्याचार याविषयी सातत्यानं बोललं जाते. तुम्हाला असं वाटतं का की आपले कायदे कुठेतरी कमी पडतायत आणि कायद्यांमध्ये काही बदल करणं अपेक्षित आहे, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, का एकूणच सामाजिक मानसिकता बदलत चाललेली आहे? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कायदे से पहले और भी चीजें आती हैं जी. कायदा लास्ट मेजर कह सकती हूँ मैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव मेजर भी है. यस.
फर्स्ट है, सबसे पहले हमारी मानसिकता, सामाजिक मानसिकता क्या चालू है। कहीं पे संस्कार कम पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो पालक के लेवल पे हो, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस में हो। क्योंकि जो लड़के छेड़खानी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनकी आई और उनकी बहन अगर उसी वर्तन और व्यवहार की शिकार होती है बाहर जाके, तो उनको कैसा लगेगा। तो इसलिए जो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने परिवारजन के लिए, तो आप दूसरे के साथ वही व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और पालक की जवाबदारी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसमें अच्छे संस्कार डालें, क्योंकि घर जो है वो स्रोत है अच्छे संस्कारों का। उसके बाद लड़का हो चाहे लड़की, वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल बनता है। तो वो फ्रेंड सर्कल जो आप बनाते हैं, वो भी आपको उसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि किस तरह के दोस्त आप लोग चुन रहे हैं, कि जो आपको आगे लेके जाएंगे जीवन में, कि वो आपको पीछे खींच रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मानसिकता बदलने की। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं लड़कियों से बोलना चाहूँगी कि अगर कोई छेड़खानी कर रहा है और आप सर झुका के निकल जा रहे हैं, तो गलती आपकी है। मैं मान सकती हूँ कि 10-15 लड़के हैं, आप प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम एक जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर्स चालू करे हैं, उस पर कॉल करके आप वो स्पॉट्स बता सकते हैं कि इस टाइम पे वहाँ से मैं गुजरी थी और ऐसे लड़के खड़े थे और छेड़खानी चालू थी। आप उनको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इतना मिनिमम एंट्री या मिनिमम कंप्लेंट तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ लोगों से करने की। मॅडम, तुम्ही आता 7 महिन्यापूर्वी आलाय, त्यामुळे हा विश्वास आता इथून पुढे निर्माण होईल, पण याच्यापूर्वी असा विश्वास निर्माण करणारी यंत्रणाच जर नसेल तर लोकांनी तरी कोणाकडे बघायचं। हे आज तुम्ही ज्या पद्धतीनं काम करून प्रामाणिकपणानं तळमळीनं बोलताय आणि हे असे पद्धतीचे प्रकार होऊ नयेत हे तुम्ही त्यासाठी प्रयत्न करताय, असे प्रकार जर कधी घडलेच नसतील तर लोकांचा काय दोष। पण एनिवे, मला सांगा की जो मगाचा मूळ प्रश्न होता की कायद्यांमध्ये कुठे कमी आहे असं वाटतं का, किंवा कायदे हे प्रचलित कायदे खूप जुने झालेत, त्यात काही बदल करण्याची गरज आहे असं वाटतं का? कायदे में अभी बदलाव काफी आया है, जैसे छेड़खानी का है या 354 है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, उसमें भी अलग अलग सेक्शंस कर दिए गए हैं, अलग अलग हेड्स बनाए गए हैं, जिसमें नॉन अवेलेबल भी किया गया है उनको। एंड रेप में अगर कोई बच्चा है जिसके ऊपर रेप हुआ है, तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो नवीन कायदा 2012 का, उसकी अमल बजावनी चालू है। अभी रिसेंटली जो रेप हुआ था बच्ची का, उसमें वही एक्ट लगाया गया अलॉन्ग विद मेन आईपीसी सेक्शंस। तो कायदे में चेंजेस आए, पर कायदे के एनफोर्सर्स पुलिस है, पुलिस मशीनरी। तो अल्टीमेटली जो आप कहना चाह रहे थे कि पुलिस का जो सखोल तपास है, कायदे के आपने सेक्शंस लगाए पर सखोल तपास करके और उसको प्रूव किया वही सेक्शन को, तो न्याय मिलता है विक्टिम को। तो हम लोग को सिर्फ, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि एक चीज पे फोकस करके कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। होलिस्टिक जिसको कहते हैं ओवरऑल अप्रोच, वो चाहिए हम लोग को, और प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला कि सिर्फ लॉ के आपने कितने भी कठोर लॉज आप ले आए, लेकिन अगर उनकी अमलबजावनी नहीं हो पाई तो उससे फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपण एक सिनियर पोलीस ऑफिसर आहात म्हणून हा प्रश्न विचारतोय। खरं तर हा प्रश्न बऱ्याचदा विचारला जातो, पण ज्या पद्धतीनं काळ बदलत चाललेला आहे, म्हणजे सायबर क्राईमचे नवनवीन गुन्हे होत आहेत, आर्थिक गुन्हेगारीमध्ये वेगवेगळे प्रकार समोर यायला लागलेले आहेत, दहशतवादाचे वेगवेगळे प्रकार आपल्या समोर आलेले आहेत। अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अजूनही पोलिसांकडची असलेली शस्त्र, अजूनही पोलिसांची मानसिकता, पोलिसांना दिलं जाणारं ट्रेनिंग आणि त्यांच्याकडे असलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे तुमच्या गाड्यांपासून सगळ्या गोष्टी आल्या, या सगळ्या खूप जुन्या आहेत। काळ खूप बदललेला आहे, म्हणजे गुन्हेगारांकडे नवनवीन प्रकारची सगळी संपर्क साधनं असतात, नवनवीन शस्त्र असतात, पण आमच्या पोलीस यंत्रणेकडे मात्र अजूनही जुनी हत्यारं असतात। याला ह्या सगळ्या परिस्थितीत बदल होणं अपेक्षित आहे का नाही, त्यासाठी काही प्रयत्न होतो का नाही? बिल्कुल बदलना चाहिए। जो नवीन पद्धति चालू है, चाहे वो आतंकवाद के मामले में आप लीजिए, चाहे नक्सलवाद के मामले में, या बाकी अनकिन जो क्राइम है, तो हम लोग को मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्स करना ही पड़ेगा, और वो चालू भी है प्रक्रिया। अगर आप देखेंगे कि 26/11 के अटैक्स के बाद, मुंबई अटैक्स के बाद काफ़ी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स हुआ भी है। रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर वर्कशॉप्स और रिफ्रेशमेंट कोर्सेज, ये बहुत ज़रूरी है। वेपन चलाना आता है, पर उसको कितनी बार हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, वो भी ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन के साथ अगर हम लोग उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो फिर भूलने लगता है व्यक्ति। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो मुहिम हम लोगों ने चालू किया मॉडर्नाइजेशन का, ये चालू भी रहेगा आगे, और ये नीड ऑफ द आवर भी है। इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस। अच्छा, पुन्हा एकदा कोल्हापूरबद्दल आपण बोलूया। सध्याची कोल्हापुराची जी काही कायदा सुव्यवस्था आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही स्वतः समाधानी आहात का? माझा प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, पण त्याच्यामधलं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स तसं तुम्ही समजून घ्या, मला काय विचारायचं ते। नहीं, कायदा सुव्यवस्था जो परिस्थिति बीच बीच में निर्माण होती है यहाँ पे, उस पे इस बार जो
रास्ता रोकोज हुए थे, जो लास्ट टाइम सब पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों ने उपद्रव किया था आफ्टर रेप ऑफ माइनर गर्ल, उसमें पुलिस ने एक्शन लिया, ऑफेंस रजिस्टर हुए एंड अरेस्ट भी किया गया है। तो अब मेरा यही कहना है कि मेरी लाइंस के बीच में भी रीड कर लेना चाहिए कि पुलिस हमेशा एक्शन लेगी अगर बेकायदेशीर जमाव है। पण मॅडम ते मग हिंदी पिक्चर स्टाईल काय ऍक्शन होती, म्हणजे सगळं घटल्यानंतर मग पोलीस येतात आणखीन मग हँड्सअप म्हणतात, तसं ज्यावेळेला तुम्ही आता उल्लेख केलात की एका विशिष्ट पक्षाकडून जेव्हा मारलं जात होतं, गोरगरीब लोकांच्या घरात घुसून त्यांना बाहेर काढलं जात होतं, ते कॅमेऱ्यामध्ये छायाचित्रकारांच्या फोटोमध्ये सगळं येत होतं, मग ते पोलिसांना का रोखता आलं नाही त्यावेळी? सगळं झाल्यानंतर त्याच्यावरती आम्ही ऍक्शन करणार, ही जी आपल्याकडची एक सिस्टीम आहे, या सिस्टीम मध्ये बदल आणण्यासाठी मानसिकता आधी बदलली पाहिजे का नको? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल हामी भरती हूँ कि हमेशा जो पुलिस को कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, तो वो इन ट्रू स्पिरिट होना चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मीन हम लोग को सबसे पहले सर्वप्रथम वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ पे ऐसे अनुचित प्रकार चालू है, और आगे से ये काळजी भी मैं लूँगी कि आपको दोबारा मुझसे प्रश्न पूछने की गरज नहीं पडेगी। थँक्यू सो मच। आता पर्सनल काही प्रश्न, तुम्ही आज म्हटलं जसं की कोल्हापुरातल्या अनेक युथ जनरेशनच्या दृष्टीनं आयकॉन आहात आणि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करणाऱ्या महिला अधिकारी म्हणून तुमची आता प्रतिमा तयार झाली आहे। नवीन जनरेशनला तुम्ही काय सांगाल की त्यांनी आता आपल्या आयुष्यामध्ये किमान या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं, अशा कोणत्या गोष्टी आहेत तुमच्या दृष्टीनं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी व्यक्तिगत जवाबदारी जो है समाज के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप भाग नहीं सकते हैं। और इजी मनी, इजी चीप पॉपुलैरिटी सबको मिल सकती है बहुत आसानी से, पर उसके पीछे वो जो है वो कांच के टुकड़े के जैसे हैं। पर अगर आपको रियल डायमंड्स चाहिए तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। लीगली आपको लाइफ में चलना पड़ेगा विथ ऑनेस्टी, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे सिविल सर्वेंट बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, पर उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक गुड ह्यूमन बीइंग रहेंगे तो आप कोई भी सर्विस में होंगे उसको जस्टिस कर सकते हैं, उसको न्याय दे सकते हैं। और वक्त जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी अगर आप परमिट करें तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक बार एक गांव में आग लगी होती है, झुग्गी झोपड़ी जो कच्चा घर होता है, थैश्ड रूफ जिसका रहता है, घास से जो बना रहता है, उसमें आग लगी होती है। तो वहाँ पे सारे गांव वाले उस आग को बुझाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो एक नन्ही सी चिमनी चिड़िया भी अपनी चोंच में थेम थेम पानी भर के उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो बगल में कुछ जो समाज कंटक लोग रहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उसकी तरह एक कौवा बैठा था। वो उस चिड़िया पे बहुत हंस रहा था कि नन्ही चिड़िया तुम क्या कर रही हो, बाकी लोग प्रयत्न कर रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। तो नन्ही चिड़िया ने उसके कुछ नहीं बात सुनी, वो अपना प्रयत्न करती रही, बाकी लोग भी गाँव के सब प्रयत्न करते रहे, और नन्ही चिड़िया आग फाइनली बुझ गई। नन्ही चिड़िया थक हार के साइड में आके बैठ गई। तो कौवा उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, कह रहा है कि अरे तुम्हारे तो पर भी शोलों से जल गए, क्या ज़रूरत थी, बाकी लोग कर रहे थे, आग तो बुझ ही गई ना। तो नन्ही चिड़िया ने बोला कि जब भी इस जगह का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। क्या बात है। मुझे लगता है आप जितनी अच्छी पुलिस ऑफिसर है उतनी अच्छी काउंसिलर भी है और उतनी अच्छी सायकोलॉजिस्ट भी है। मॅडम, खरं तर हा जमाना स्त्री पुरुष समानतेचा आहे, आपण सगळेच मान्य करतो, बोलतो, प्रत्यक्षात तशी किती कृती होते हा पुढचा भाग आहे। पण लेडी पोलीस ऑफिसर म्हणून कधी तुम्हाला त्याचा फायदा होतो किंवा कधी तोटा होतो, अशी कधी उदाहरण आहेत? जे लेडी पोलीस ऑफिसर झाल्यामुळे या बंधनं येतात किंवा या मर्यादा येतात, असं कधी वाटतं? देखिए, लेडी पुलिस ऑफिसर का नहीं, मैं एज अ लेडी बोलूँगी, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, घर की तरफ भी देखना और प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है। और दूसरा है लेडी पुलिस ऑफिसर, तो मुझे तो फ़ायदे ही लगते हैं, तोटा तो आज तक भगवान की कृपा है कि मैंने फेस नहीं किया। क्या बात है। पण जर तुम्ही पोलिसामध्ये आला नसतात तर कुठल्या क्षेत्रात गेला असतात? इससे पहले मैंने दो एग्ज़ाम्स निकाले हुए, एक यूजीसी नेट लेक्चरशिप का, और मैंने साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट का मैंने ऑल इंडिया टॉप किया था 2006 में। 2007 में मेरा सिविल सर्विसेज में हुआ है। तो अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं साइंटिस्ट होती। तो फिर आईपीएस क्यों चुना? आईपीएस उसका रीज़न है, मेरे फादर इन लॉ दोनों पुलिस सर्विस से रिटायर हुए, मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, तो मैंने तो हमेशा वर्दी देखी, चाहे रंग बदल गया उसका, चाहे खाकी हो चाहे ऑलिव ग्रीन, तो इंस्पिरेशन घर के अंदर ही इतना सारा था, इसलिए आईपीएस चूज किया। माझा शेवटचा प्रश्न आहे, तुम्ही स्वतः सोशल पोलिसिंग मध्ये विश्वास रखता
की ट्रॅडिशनल पोलिसिंगमध्ये, आणि ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की तसं की अत्यंत कठोर भूमिका घेऊनच किंवा शिक्षा करूनच समाजामध्ये बदल होऊ शकतो असं वाटतं, की काही वेळा वाटतं की नाही त्याच्यामध्ये त्यांना थोडीशी संधी दिली पाहिजे, त्यांचं प्रबोधन केलं पाहिजे, त्यांची मानसिकता बदलण्याचा साठी थोडा अवधी दिला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? कुठल्या पद्धतीच्या पोलिसिंगवरती जास्ती विश्वास आहे? एक तरह का सिस्टम मैं नहीं बोलूँगी, ना ही ट्रेडिशनल ना ही मॉडर्न, कुछ ऐसा मैं कमेंट नहीं करूँगी। उसका कारण ये है कि हर एक क्राइम का नेचर अलग है, हर एक क्रिमिनल का मेंटल मेकअप अलग है। अगर आप सोचो कि जो क्राइम में क्रिमिनल्स हार्डकोर क्रिमिनल्स है जिनमें रिफॉर्म होने का स्कोप नहीं है, तो उनको तो कठोर पनिशमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेप ऑफ अ माइनर गर्ल विथ मर्डर, देयर इज नो रिफॉर्म, उसकी मानसिकता ऐसी है और रिपीटेड करा है, तो उसमें हार्डकोर पुलिसिंग चाहिए, मतलब कठोर पुलिसिंग चाहिए। और जहाँ रिपीटेड नहीं मैडम, पहली बार किया तो भी उसे छोड़ना गलत ही बात होगी। नहीं, उसमें तो कठोर पनिशमेंट ही चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसने चोरी करी है, मैं उसको समर्थन नहीं करूंगी, पर उसको रिफॉर्म होने का एक मौका देना चाहिए कि उसको एक बेरोजगार व्यक्ति है, अगर उसको हम लोगों ने सुधार गृह में भेजा जी, अगर अंडर 18 है या फिर अबव 18 है, तो जेल में जैसे अलग अलग, आप तिहाड़ जेल का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था क्रिमिनल्स में, तो अगर वो मानसिकता उनकी बदलती है और वो छोड़ देते हैं, तो हमारा मेन एम क्या है? वी हैव टू रिमूव क्राइम नॉट क्रिमिनल्स। तो वो एम अचीव करने के लिए एक मिक्स बैग रहना चाहिए। मिक्स बैग का मतलब है ट्रेडिशनल पुलिसिंग अलॉन्ग विथ हार्डकोर कठोर पुलिसिंग। मी खरं तर शेवटचा प्रश्न म्हटला होता, पण आता तुम्ही बोलात त्यामुळे एक मुद्दा आला, तो विचारतो, तुमचं पर्सनल मत त्यावरती मला सांगा। बाल सुधारगृह किंवा सुधारगृह ही जी काही कन्सेप्ट आहे, ही कन्सेप्ट किती काळ आपण चालवायची आहे? ते वाईट याच्यातला भाग नाही, परंतु तुम्ही बघा 14 वर्षाचा 15 वर्षाचा मुलगा चोरी केला ठीक आहे, परंतु तो खून करतो, तो बलात्कार करतो, म्हणजे त्याला ती बुद्धी असती, परंतु ज्यावेळी तो कायद्यासमोर होतो त्यावेळी मात्र त्याला बाल कैदी किंवा बाल गुन्हेगार म्हणून त्याला सुधारगृहात पाठवण्याचं होतं। अशाच पद्धतीनं काही वेश्या व्यवसाय करण्याबद्दल पण होतं, वारंवार त्यांच्यावरती कारवाई होत असते, त्यावेळी पोलीस पकडतात, त्या महिलांना सुधारगृहामध्ये पाठवतात, पुन्हा 2-4 महिन्यांना पुन्हा त्यांना पकडतात। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आता कुठेतरी बदल करण्याची गरज नाहीये का? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो सुधार गृह हैं वहीं से अब गैंग और टोली बन के निकल रही है। अगर आप आंकड़ेवारी देखेंगे कि 2000, 2002-3 के आसपास जो जुवेनाइल्स थे वो सिर्फ 23% थे, अभी इट हैज बिकम 66%। माय गॉड, एज पर दी स्टैटिस्टिक्स। तो सुधार गृह क्या कर रहे हैं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, उनको भी अवलोकन करना चाहिए कि वो सुधार गृह है वाकई में, क्योंकि या बिगाड़ गृह है कि जो जुवेनाइल्स हैं वो और गैंग्स बना के निकल रहे हैं, टोली बना के निकल रहे हैं, तो ये देखना चाहिए हम लोग को। पण त्याच्यावरती पोलिसांचा कंट्रोल असत नाही, सुधार गृह पे नहीं, अंडर 18 पे हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, सीधे जे बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के प्रमाणे कारवाई होती है। पुन्हा एकदा मगाशी मुद्दा आला तो की काही कायदे आता बदलण्याची किंवा त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करण्याची वेळ आलेली आहे जी। आपल्याकडे अजूनही जे कायदे आहेत ते बरेचसे ब्रिटिश मॅन्युअल प्रमाणे आणि खूप जुने कायदे आहेत, त्याच्यामध्ये बदल होत आहेत, पण अजूनही ती बदलाची प्रोसेस अधिक वेगवान होणं अपेक्षित आहे। अलग अलग कंट्रीज में आप देखिए जुवेनाइल की एज कम भी की गई है, तो अभी ये भी चर्चा चालू है कि 18 से नीचे और एज कर देनी चाहिए। तो वो चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष आता है, लेकिन अगर आंकड़ेवारी से आप जाएंगे तो 15-16 साल के लड़के अगर बलात्कार में इन्वॉल्व है, मर्डर में इन्वॉल्व है, तो जुवेनाइल एज अगर कम की जाए उस पर अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, सुधार गृह जो है उनको इन लेटर एंड स्पिरिट सुधार गृह ही रहना चाहिए। करेक्टिव होम्स उनको कहते हैं। करेक्टिव होम्स मीन्स करेक्शन होना चाहिए, ना कि वो जो निकल रहे लड़के वो हार्डकोर क्रिमिनल्स बन के निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पेटी ऑफेंसेस में थे, चोरी चकारी में इन्वॉल्व थे और बाद में दे बिकम मर्डरर्स और रेपिस्ट। तो सुधार गृह को भी अवलोकन करना चाहिए कि उनके क्या फंक्शनिंग चालू है, क्या परिस्थिति है उनकी, और क्या क्या उसमें सुधारणा करनी चाहिए। आता मात्र माझा शेवटचा प्रश्न आहे फायनली, की तुम्ही ज्या पद्धतीनं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करताय, जिथे जिथे तुम्हाला असं वाटतंय की इथे 2 नंबरचा व्यवसाय सुरू आहे, चुकीचं काम सुरू आहे, तिथे तुम्ही अचानक कारवाई करता, अचानक धाड घालता, या सगळ्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला असं वाटत नाही का की आपल्याला ट्रान्सफरचं एक वारंवार पोलीस यंत्रणेमध्ये असतं की चांगला ऑफिसर आला की त्याला टिकू द्यायचं नाही, ट्रान्सफर करून टाकायची, तर तुम्ही या सगळ्याचा परिणामांचा कधी विचार करत नाही? जिस शहर से निकलेंगे चिराग लेके निकलेंगे, बाकी और क्या है हाथ में मेरे। तो इसलिए ट्रांसफर्स का तो इतना नहीं लगता है, क्योंकि हमारी तो ट्रांसफरेबल जॉब है, पर जहाँ जाएंगे
बेसिक पुलिसिंग, बॉम्बे पुलिस मैनुअल और लीगल एक्शन, जो कायदेशीर कार्रवाई है वही करेंगे। और एंड में यही कहना चाहूँगी, इट विल बी ऑलवेज अ पब्लिक सर्विस। ज्योतिप्रिया सिंग यांनी आतापर्यंत केलेल्या कामाचा लेखाजोखा आपल्यासमोर आहेच। गेल्या 7 महिन्यामध्ये त्यांनी अनेक ठिकाणी धाडी टाकून ज्या पद्धतीनं मटका असेल, दारूअड्डे असतील ते संपवण्याचा प्रयत्न केलाय, तो प्रयत्न अत्यंत महत्वाचा आहे। त्याला कितपत यश आलं, ते कितपत सक्सेसफुल आहे हे पुढची गोष्ट आहे, परंतु कोणीतरी तसा प्रयत्न करायसाठी पुढे येते ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे। आज अत्यंत मोकळेपणानं आणि तितक्याच प्रामाणिकपणानं त्या आमच्याशी बोलल्या। अनेक मुद्द्यांबद्दल त्यांनी स्पष्ट मतं मांडली, याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। पुढच्या सोमवारी पाहायला विसरू नका आणखीन एका विषयावरील चर्चा संवाद प्रतिवादमध्ये। BTV नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात चॅनल बी, प्रतिबिंब जनमनाचं।